हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो बेसिकली ये पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एंड हमारा EMRS का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए ये 10 नंबर की आने वाली है। तो मैंने जो मेन चीज़ें हैं टिल स्कूल एजुकेशन तक वो आपको मतलब कि करवाने की कोशिश करूँगी। हायर एजुकेशन के बारे में भी बताऊँगी ताकि जो आपकी मेन चीज़ें हैं वो कवर हो जाए। और आपको एक टिप दूँगी जैसे कि जिससे आप इस पॉलिसी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये नोट्स जो हैं ये आपको काम आए। लेट्स स्टार्ट। सो जो ये इनिशिएट की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑफ कोर्स जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो ही हमारी एजुकेशन के बारे में सोचेगी, तो वही इनिशिएट करेगी। और जो मेन मिनिस्ट्री इसके अंडर काम करती है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और NEP 2020 की जो पहली बार बात हुई थी वो की थी हमारे TSR सुब्रमण्यम कमेटी 2015 में। तो ये जो है इससे MCQ बन सकता है कि जो पहली बार NEP 2020 की बात की गई थी वो सुब्रमण्यम कमेटी ने की थी 2015 में। ठीक है, जो हमारी पहली पॉलिसी थी ये हमारी थर्ड पॉलिसी है। पहली जो थी 1968, फिर 1986 एंड देन वी हैव 2020। ओके, सो ये फाइनल ड्राफ्ट जो था बनाया था वो था किसने बनाया था? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। 2017 में उन्होंने ये वर्क स्टार्ट किया था उनकी कमेटी ने, और 2019 में जाके उनका जो पहला ड्राफ्ट था वो बना था। ठीक है, और ये जो ड्राफ्ट था ये अप्रूव किसके द्वारा हुआ था? ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था जुलाई 2020 को। एंड दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। ये जो पॉलिसी थी ये अनाउंस की गई थी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं दैट इज़ रमेश पोखरियाल के द्वारा जो थी वो की गई थी। और इनका जो हमारा मतलब कि ये जो टारगेट इन्होंने NEP 2020 में रखे थे उसको अचीव करने की बात की गई है कि हम 2040 तक जो भी चेंजेस हमने करने हैं वो हम कर लेंगे 2040 तक। ठीक है, और इनका जो मेन विजन था वो क्या था कि हमने इंडिया को क्या ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। यानी कि इंडिया में हर एक इंसान जो है वो उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो इलिटरेट नहीं होना चाहिए, वो अनपढ़ नहीं होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसको हर एक मतलब लाइक अगर पढ़ाई है ना, पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल स्किल्स भी आनी चाहिए। तो ये रोड मेमोराइजेशन को शिफ्ट करके लर्नर सेंटर्ड लर्निंग पे फोकस यहाँ पे किया गया था। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन। सो इसकी इंट्रोडक्शन, इसका विजन क्या था? सो इसका विजन था, ये एक स्टेटमेंट दी गई थी NEP 2020 में दैट वी हैव टू कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले हम एक जो गवर्नमेंट है एजुकेशन में है ना सिस्टम में वो एक विजन तैयार करती है कि हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले विजन तैयार किया गया था कि हमने एजुकेशन सिस्टम to build an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India into equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. It means that जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों के बीच में थिंकिंग की पावर को डेवलप करे, क्रिएटिविटी को डेवलप करे, एथिक्स को डेवलप करे, यानी कि उनमें वैल्यूज़ भी हों। ये ना हो कि सिर्फ पढ़ा लिखा है बट उसमें वैल्यूज़ नहीं है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है बड़ों की ये नहीं है, वो भी होनी चाहिए। ग्लोबल कॉम्पिटेंसेस, यानी कि हम बाहर जब जाते हैं मतलब हमें ये स्किल होनी चाहिए कि हम बाहर जाके भी जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्क कर सकें। सिटीजन्स को 21 सेंचुरी स्किल्स के लिए जो है वो प्रिपेयर करना, जो आजकल ज़रूरी है दैट इज़ 21 सेंचुरी स्किल्स, ICT, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमें जानकारी होनी चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग, सो ये हमें आनी चाहिए। हम मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब पता होना चाहिए। सो बेसिकली जो इसके कोर प्रिंसिपल हैं 5 हैं दैट इज़ एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस दैट हर एक स्टूडेंट को
मौका मिलना चाहिए, मतलब कि वो स्कूल में जा सके, एक्सेस हो, हर एक स्कूल को हर एक बच्चे को लेना है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करना है, इक्विटी मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स आप उसको पढ़ाओगे, इक्विटी होनी चाहिए, क्वालिटी को, अफोर्डेबिलिटी मतलब फीस जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि स्टूडेंट्स अफोर्ड ही ना कर पाए, स्कूल में जा ही ना पाए, अकाउंटेबिलिटी यानी कि स्कूल का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो वर्क करे। सो दीज वर 5 कोर प्रिंसिपल्स, तो आपको ये याद रखनी है, एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और बेसिकली और क्या फोकस है इस पर, मल्टीलिंग्विज्म का, यानी कि हम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स उनकी जो मदर टंग है वो भी मतलब हम यूज़ करेंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे, मल्टीलिंग्विज्म। इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ की, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ, इतना डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप नोट से जस्ट फॉर योर EMRS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जस्ट आप पॉइंट उठाते चले जाइए, जैसे कि मेन मिनिस्ट्री कौन थी, पहले किसने बात की थी सुब्रमण्यम कमेटी में, फाइनल ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, कब किया था, 19 तक कंप्लीट हुआ था 2020 में, ठीक है। सो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान रखना। सो नाउ इसमें एक और चेंज आया था, दैट इज़ मेन फॉर योर एग्ज़ाम, दैट इज़ स्ट्रक्चरल चेंज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ओल्ड जो पैटर्न था वो हमारा था 10+2, ठीक, ओके, एंड जो हमारा न्यू पैटर्न है दैट इज़ 5-3-3-4, ओके। सो 5-3-3+4, तो ये हमारा न्यू पैटर्न है नाउ अकॉर्डिंग टू NEP 2020, ओके। सो इसकी जो स्टेजेस हैं हम देखते हैं, जो 5 years हैं वो कहाँ पे है ना, इन्वेस्ट कौन से स्कूल्स में मतलब कि आएंगे, 3 years कौन सी ग्रेड्स आएंगे, फिर अगेन 3 years में कौन सी ग्रेड्स आएंगे, तो वो हम सीखेंगे। सो हमारी जो पहली, जब हम छोटे हैं तो ऑफकोर्स हमारी जो वो होती है फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, कि हमारी फाउंडेशन बननी है, हमारी दिमाग में हम किसी की चीज़ डालने जा रहे हैं, हमारा बेस बनना है, ठीक है। तो वो है हमारी जो 3 years होते हैं, दैट इज़ फॉर प्री स्कूल्स, यानी कि जो हमारे प्ले पेन स्कूल्स में चलाए जाते हैं 3 years, ओके। एंड जो हमारे 2 years बचते हैं दैट इज़ फॉर 1 and 2 ग्रेड के लिए, और एज जो हमारी यहाँ पे चली जाती है दैट इज़ 3 to 8 years, मतलब 5 साल, 3 साल हमने प्री स्कूल्स को देने हैं, 2 जो फिर होती हैं 1 और 2, इसको हम फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं, और इसमें एज क्या आती है 3 to 8 years के स्टूडेंट्स, ओके। और इस पर जो फोकस है वो हमारी किस पे दिया जाता है, ECCE, फाउंडेशनल स्टेज 3 to 5, जो हमारे 3 to 6 years के बच्चे होंगे, ओके। 3 years जो प्री स्कूल में जाएगी उसमें जो फोकस है वो हमारा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को दिया जाएगा। एंड देन वी हैव प्रिपेटरी स्टेज, यानी कि नाउ वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, ओके, दैट इसमें हमारी आएंगी ग्रेड 3 to 5, और इसमें आपको अच्छे से ईयर एंड ग्रेड याद करने हैं, ये ना हो कि आप ग्रेड और एज में कंफ्यूज कर दो। 3 years प्री स्कूल के लिए यहाँ पे हमारे पास आते हैं प्री स्कूल एंड ग्रेड 1 and 2, 3 और 8 years के बच्चे। फिर प्रिपेटरी स्टेज में आते हैं ग्रेड 3 और 5 तक के स्टूडेंट, इसमें आते हैं हमारे 8 to 11, ओके। इसमें हमारे पे फोकस किया, मतलब इस पे फोकस किया जाता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। फिर आती है मिडल स्टेज, दैट इज उसमें आते हैं 6 से 8 क्लास के बच्चे, 6 to 8 ग्रेड। इसमें एज क्या होती है स्टूडेंट्स की 11 to 14, और इसमें कॉन्सेप्चुअल यानी कि सब्जेक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, सब्जेक्ट नॉलेज दी जाती है। देन वी हैव सेकेंडरी स्टेज ग्रेड 9 to 12, इसमें जो हमारी आती है, पहले होती थी सेकेंडरी स्कूल्स, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, नो, अब हम सेकेंडरी स्टेज जो है वो हमारी 9 to 12 जाती है। 14 to 18 ईयर्स के बच्चे आते हैं, यानी कि 18 साल से लेके 18 साल की जो हमारी होती है वो स्कूल एजुकेशन होती है अकॉर्डिंग टू NEP 2020। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग होती है, यू कैन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। सो ये आपको स्ट्रक्चर जो है याद रखना है। मेन एम क्या है NEP 2020 का, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन विजन,
राइट, क्रिटिकल थिंकिंग, ग्लोबल कॉम्पिटेंस, तो वही आ जाएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि आपके दिमाग की भी आपकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। 21 सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो है ना मतलब डेवलप करनी है बच्चों के अंदर। ठीक है, सो ये मेजर सपोर्टिंग बॉडीज़ और उसकी फुल फॉर्म्स हैं MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पॉलिसी मतलब कि को देखती है, इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रही है या नहीं हो रही है वो देखती है। देन NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज़ फॉर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की करिकुलम हमने जो मतलब कि NEP 2020 ने बोला है चेंजेस लाने के लिए, वो ध्यान रखेगी। एंड देन SCRT, स्टेट काउंसिल, जो स्टेट के अकॉर्डिंग होते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देन NCTE, दैट ये जो है वो टीचर एजुकेशन का ध्यान रखती है। UGC जो है वो हायर एजुकेशन का ध्यान रखती है। तो ऐसे ही हमारे पास फुल फॉर्म है, आप देख लीजिए। परख है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड नेशनल असेसमेंट, दिस इज नेशनल असेसमेंट स्टैंडर्ड बॉडी अकॉर्डिंग टू NEP 2020। ठीक है, सो ये परख को याद रखिएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट, then R for review and analysis of knowledge for holistic development। तो यही हमारा विजन भी है कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करवानी है। ठीक है, अब जो मेन हमारा है फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, उसमें ECCE की बात की गई है। सबसे पहले वो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, सो यू मस्ट नो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, और क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, मतलब कि क्यों इस पे इतना फोकस दिया गया। पहले क्या था NEP 2020 में कि जो फॉर्मल हमारी जो लर्निंग थी वो स्टार्ट होती थी 6 ईयर से, राइट। बट अब क्या अर्ली ईयर्स को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता था। बट जो बहुत ज़्यादा है ना साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि 85% जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट जब बच्चे छोटे होते हैं तभी हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको छोटी से छोटी मतलब स्कूल में उनका पार्ट बनाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए ऑफ कोर्स पहली ECCE पॉलिसी आई थी 2013 में, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी। बट इतना ज़्यादा स्कूल में इंटीग्रेट नहीं किया गया था, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। तो NEP 2020 जो है उसने दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिसी दैट उसने रिकॉग्नाइज किया कि ECCE को भी पार्ट बनाना चाहिए फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, सो ECCE यानी कि जो हमारी प्ले वे के बच्चे होते हैं वो 3 to 6 ईयर्स, ठीक है, कंप्लीट करने चाहिए। एंड इसकी जो करिकुलम हम मतलब देखते हैं ECCE का कि वो प्ले बेस्ड होता है। इसमें हम उसको जज नहीं करते कि उसने कितना सब्जेक्ट नॉलेज ले लिया, इसमें सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया जाता, इसमें ग्रेड्स पे फोकस नहीं दिया जाता, कोई भी रोड मेमोराइजेशन पे हमने फोकस नहीं करना है। ठीक है, और इसमें जो टीचर की क्वालिफ़िकेशन है, जो पढ़ा रही हैं टीचर्स, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए कि मिनिमम वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं इन बच्चों को कि +2 तो की ही होनी चाहिए उन्होंने, और उनके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फॉर ECCE। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ओके, फॉर अकॉर्डिंग टू टीचर। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आप टीचर बनने जा रहे हो देन यू मस्ट नो अबाउट दिस कि प्ले वे में, आंगनबाड़ी में जो पढ़ाना है, जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है 3 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास +2 होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए ECCE में। ठीक है, एंड जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया उनके लिए प्रोफेशनल कोर्स, ब्रिज कोर्सेज जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। असेसमेंट इनकी कैसे की जाती है, मैंने पहले ही बता दिया है, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कोई फॉर्मल एग्ज़ाम नहीं, कंटिन्यूस एंड फॉर्मल असेसमेंट होती है, सुमेटिव इवैल्यूएशन नहीं होती है इसमें। फॉर्मल यानी कि ड्यूरिंग, जैसे आपने बच्चे को पोइम सिखाई, आपने उसको बोला कि चलो एक्शन के साथ पोइम सिखाई, ठीक है, आपने उसको बोला कि अब आप एक्शन के साथ पोइम करके दिखाओ। ऑब्जर्व करते हो कि वो बच्चा जो है वो पोइम को अच्छे से वो बोल पा रहा है, नहीं बोल रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ऐसे असेसमेंट ली जाती है। ठीक है, और ये आपको जो डाटा है वो याद रखना है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज, मतलब कब तक इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी कि 2030 तक हर एक चाइल्ड जो है वो जो मतलब कि ग्रेड 1 में एंटर करेगा उसके पास एटलीस्ट 1 साल की प्री ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन होनी ही चाहिए। अगर वो ग्रेड 1 में एंटर कर रहा है तो वो प्री स्कूल एजुकेशन उसके पास एटलीस्ट 1 साल की हो 2030 तक।
और ये जो है ये ECCE जो है वो कौन मतलब इसका जो काम है कौन मॉनिटर मतलब कर रहा है, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो ये आपने नोट डाउन कर लो कि मॉनिटर कर रहा है ECCE को MOE, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, health and family welfare, women and child development, that is WCD, and health and family welfare. Okay, and then we have like key targets क्या है कि ECCE जो है 2030 तक है ना हम ये सभी बच्चों को प्रोवाइड करवा दें। सो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें ये पॉइंट, ठीक है। FLN हमारा कई सर्वे से पता चला कि प्रथम ने सर्वे रिपोर्ट ऑफ प्रथम थी, उन्होंने रिवील किया कि जो 50% ग्रेड 5th के स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेड 2 की रीडिंग नहीं आती, ठीक है। और जो 70% ग्रेड 3 है वो रीड ही नहीं कर सकते, उनको मतलब सब्सट्रैक्शन ही नहीं करनी आती, तो उनको पता ही नहीं है रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फाउंडेशनल है ही नहीं। इसलिए ये मेजर पॉइंट बना था अकॉर्डिंग टू NEP कि हमें FLN को प्रायोरिटी देनी है। कि एम क्या किया था कि जो टिल ग्रेड मतलब कि ग्रेड 3rd तक या मतलब कि उससे भी ऊपर बच्चे उनको एबिलिटी होनी चाहिए रीड करने की, स्पेशली टिल ग्रेड 3rd, ठीक है। उनको पढ़ना आना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स यानी कि वो प्लस माइनस कर सके बाय ग्रेड 3rd आना चाहिए, नो लेटर देन 2026 एंड 2027 से लेके 2027 तक ये टारगेट अचीव होना चाहिए कि बच्चे को ग्रेड 3rd तक पढ़ना आ जाए, थोड़ा बहुत उसको समझना आ जाए कि वो पढ़ना तो आ जाए, उसको अंडरस्टैंड करना भी आ जाए, ठीक है। बेसिक मैथ स्किल्स आ जाए बाय ग्रेड 3rd। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया, दैट इज निपुण। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए ये जो फैक्चुअल डिटेल्स एंड डाटा होते हैं ये आते हैं एग्ज़ाम में। सो 2021 में इसको एग्जीक्यूट किया गया था, लाया गया था इस इनिशिएटिव को 2021 में टू एग्जीक्यूट फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इस एम को अचीव करने के लिए निपुण आया। निपुण क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ओके, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सो क्या इसमें मतलब कि निपुण ने क्या किया, मतलब कि जो लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड पे हो, तो इसके लिए एक करिकुलम भी NCERT के द्वारा तैयार किया गया। आप ये मतलब कि याद रखिएगा कि ये इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है। और एक करिकुलम आया था ECCE के लिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज बाय NCERT के द्वारा लेके आया गया था, ओके। और अब हम बात करेंगे कि थर्ड हमारी मतलब लाइक अगला पॉइंट है, ठीक है, कि प्रॉब्लम आ रही थी कि ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या किया गया और NEP 2020 में क्या बोला गया, ठीक है। सो NEP 2020 आइडेंटिफाई करती है, मतलब कि बोलती है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्री स्कूल से लेके ग्रेड 12 तक, ये हमारा गोल है कि बच्चे जो हैं वो सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, वो एक्सेस ले पाएँ क्वालिटी एजुकेशन, मतलब प्री स्कूल से लेके ग्रेड 12 तक जितने भी उनको एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। तो क्या स्ट्रेटजी से अपनाए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कहा, ठीक है, उन्होंने एंट्री एग्जिट ऑप्शन रखा, उन्होंने ट्रैकिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बनाया, ठीक है। सो करिकुलम मतलब कि अगर बच्चे ड्रॉप आउट क्यों करते हैं, क्योंकि समटाइम्स दे फील नॉट इंटरेस्टेड, टीचर जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाता नहीं है, तो इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग का NEP 2020 ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भी बात की है, ठीक है, कि वो लेके आ जाइए और टीचर जो है वो मतलब कि पार्टिसिपेट करे कम्युनिटी में, मतलब कि बताए कि एजुकेशन जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाल सबास में जाके, लिटरेसी कैंपेन में जाके, ठीक है,
सो फिर उसके बाद में ये आपको याद रखना है, थ्योरी इतनी नहीं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रही हूँ कि ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जो है 2030 तक 100% होनी चाहिए। किनके लिए? प्री स्कूल से लेके 12 साल तक के बच्चे को, ठीक है। मतलब जो स्कूल एजुकेशन है वो हमारी 2030 तक 100% जो है उसकी ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो होनी चाहिए, यानी कि बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, ठीक है। और फीमेल टीचर्स जो हैं, मतलब कि 2030 तक हमारे पास मिनिमम 50% जो है वो फीमेल टीचर्स होनी चाहिए, और 50% लर्नर्स जो हैं बाय 2025 उनको वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। सो NEP 2020 वोकेशनल एजुकेशन पे भी फोकस करता है, ओके। ये कोडिंग ये कोर्सेज लेके आया है ताकि बच्चे जो है, मतलब उनका ये था टारगेट था कि बाय 2025 50% लर्नर जो हैं वो वोकेशनल एजुकेशन उनको पता होनी चाहिए। उन्होंने कई प्रोग्राम्स भी चलाए हैं कि स्कूल जो ड्रॉप आउट्स हैं, मतलब इन पे फोकस किया जाना चाहिए कि स्कूल ड्रॉप आउट जो है रिड्यूस हो जाएं। तो ये उन्होंने मतलब कि सजेशन दिए थे कि समग्र शिक्षा अभियान काम करे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM पोषण यानी कि मिड डे मील, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना चाहिए, दैट इज़ दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। ये क्यों इनिशिएटिव लाया गया कि डिजिटल कर जाएगी एजुकेशन? ICT पे भी तो फोकस क्यों किया गया? ताकि ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस कर दिया जाए। टीचर प्यूपल रेशियो दैट इज TPR, प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए 1:30, एंड जो हमारी स्टैंडर्ड है उसके बाद 140 है, ठीक है। तो ये याद रखना। वैसे मिडिल स्टेज के लिए 1:35 बोली गई है, बट ओवरऑल हमारी 1:40 होती है, ठीक है। अब हमारा करिकुलम एंड पैडागोजी। करिकुलम आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वर्ड्स उठाना है, जो पॉजिटिव वर्ड्स होंगे जिसमें एक्टिव लर्निंग होगी ना, वही आप वही आप ऑप्शन को चूज़ करना। इसमें कोई रट्टा लगाने की, इसमें आपके दिमाग काम करना चाहिए कि आपको ये जो स्टूडेंट के सेंटर्ड लर्निंग हो रही है ना, जो स्टूडेंट के सेंटर्ड आपको बताया जा रहा है वो ही आप टिक करके आओ, क्योंकि NEP 2020 लर्नर सेंटर्ड है, राइट। सो फाउंडेशनल स्टेज पे जो हमारी 3 to 8 ईयर्स की होती है, जिसमें ग्रेड 1 और 2 और प्री स्कूल्स के बच्चे आते हैं, उसमें हमारे पास हमने पहले ही बताया था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बच्चों को ग्रेड नहीं देने, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज में डिस्कवरी एक्टिविटी होनी चाहिए, एंड मिडिल स्टेज में हम सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर, मतलब कि सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग। सो ये आपको अपने दिमाग से इतना पता होना चाहिए। पैडागोजिकल अप्रोच, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ओके वहाँ पे ऑप्शन आएंगे, तो ये आपके दिमाग से ही सॉल्व होने हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस। इसमें कोई फैक्चुअल डाटा नहीं है आपको लर्न करना, जो पॉजिटिव वर्ड होगा जिसमें एक्टिविटी होगी वो चीज़ आपको यूज़ करनी है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड, एक्टिविटी ओरिएंटेड, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? जैसे आप सोच रहे हो, राइट, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इस पर करेक्ट स्केच लिखो, आप उसको अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हो, दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग को चेक करते हैं कि एक ही सोल्यूशन होगा। अब EMRS में ऑप्शन चूज़ करना है, वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग को शो करता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइसेस, मतलब ये पहले था कि आपको अगर नॉन मेडिकल है यू कांट, मतलब आर्ट का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते, या आपने आर्ट का कोई सब्जेक्ट लिया तो आप बायो नहीं, मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो इंटीग्रेशन हो गई है, अपने अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। ये एक याद रख लीजिए। निष्ठा, ठीक है, ये एक नेशनल इनिशिएटिव था, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि अब करिकुलम नया बोला गया है, ठीक है। और लर्निंग जो है वो लर्नर सेंटर्ड हो गई है। अब टीचर्स क्या करें भाई? टीचर्स को भी तो मतलब
नॉलेज दो, तो ये इनिशिएटिव उन्होंने बोला था कि ये लेना है। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ठीक है, अब अगला जो मेन पॉइंट है दैट इज़ असेसमेंट रिफॉर्म्स। असेसमेंट रिफॉर्म मतलब आप बच्चों की असेसमेंट कैसे करोगे। ग्रेड अगर हम 3 से ओके लेट्स नॉट ओके हमारी जो असेसमेंट है वो कौन सी होगी, फॉर्मेटिव एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट होगी। प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, क्विजेस दिए जाएंगे, ओरल टेस्ट होंगे। ठीक है, टिल ग्रेड 5। फिर उसके बाद ग्रेड 6 to 10 आप उसकी 360 डिग्री असेसमेंट करोगे, यानी कि आप खुद भी असेसमेंट करोगे, मतलब पूरे कोई ग्रेड 5 तक आपके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह ऐसे उस पर फोकस नहीं किया जाएगा। बट जब आप 6 to 10 हो जाओगे 360 डिग्री आपकी असेसमेंट होगी। खुद असेस करना आना चाहिए, आपके जो दोस्त हैं वो आपको असेस करेंगे। टीचर जो है वो आपकी अकेडमिक्स पे फोकस करेगा, कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करेगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स का क्या है कि आपके जो मतलब प्रेशर जो है वो हटाया जाए, कॉन्सेप्ट्स को इतना ज़्यादा मतलब कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको असेस करना चाहिए। एंड एप्लीकेशन, आप कैसे एप्लीकेशन कर पा रहे हो, आपको इंटरनल चॉइस दी जानी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली इसमें आपकी कॉम्पिटेंसी बेस, आपकी एफए होती है और आपकी एसए शामिल होती है, और डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आए बच्चे को तो आप उसकी रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली आपको याद रखना है 360 डिग्री असेसमेंट होनी चाहिए। 360 डिग्री असेसमेंट, ये मेन पॉइंट है याद रखने का, 360 डिग्री असेसमेंट। ठीक है, तो ये परख मैंने पहले ही बता दिया, ये असेसमेंट का मतलब कि सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बॉडी बनाई गई थी। तो ये परख को याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद में लाइक अगर हमने टूल्स भी मतलब अगर हमने सारा आईसीटी भी इंक्लूड कर दिया है इसमें, ठीक है, मतलब आईसीटी को भी इम्पोर्टेंस दिया है, तो डिजिटल टूल्स यूज़ करने होने चाहिए टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, राइट। डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन क्विजेस भेजो, दीक्षा मॉड्यूल दीक्षा, ठीक है, वहाँ पे करिकुलम देखो क्या आ रहा है। सो ये सब चीज़ें हैं। फिर आता है हमारे पास इंक्लूजन एंड इक्विटी का पॉइंट। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट GIF का, जेंडर इंक्लूजन फंड, जिसकी फुल फॉर्म है। इसमें बताया है ये जो फंड्स है ये किसके लिए है कि क्वालिटी बढ़ाई जाए एजुकेशन की फॉर गर्ल्स के लिए एंड ट्रांसजेंडर के लिए। उसके लिए सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाइए एजुकेशन गर्ल्स के लिए, एंड ट्रांसजेंडर्स को भी एजुकेशन का हक है कि SC ST माइनॉरिटीज़ डिफरेंटली, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। ये तो मेन है। घुमा फिरा के यू हैव टू, आपको सभी चीज़ों का चीज़ों का ख्याल रखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू एनी बी। कोई भी स्टूडेंट नहीं छूटना चाहिए, सबको ही, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, सबको हमने इम्प्रूव करना है। ठीक है, सो टीचर की रिक्रूटमेंट कैसे होगी, मेरिट बेस्ड होगी। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी प्री सर्विस एंड इन सर्विस। निष्ठा का मैंने पहले ही बता दिया कि उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट मिलेगी। ठीक है, कि कैसे असेस करना है बच्चे को, कैसे टूल्स यूज़ करने हैं, बिकॉज जो पहले टीचर्स हैं दे डोंट नो अबाउट ICT। अब ICT इंटीग्रेट हो गया तो ऑफकोर्स आपको प्रोफेशनल टीचर्स की डेवलपमेंट जो एग्जिस्टिंग है उसको करना ही करना है। बट जो प्री सर्विस और इन सर्विस में आपने बीएड का अगर आपने देखा होगा अभी सिलेबस BEd M.Ed का देख लो, उसमें ICT इंक्लूड होता ही होता है, बिकॉज ICT हैज़ बिकम द मेजर पार्ट ऑफ योर इन स्कूल। ये स्कूल एजुकेशन का मेजर पार्ट बन चुका है। सो जस्ट यू शुड नो अबाउट दिस कि ICT जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनको पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म हैं यूज़ करने हैं। फिर स्कूल्स में हमने यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कौन कौन से प्लेटफॉर्म आए हैं, दीक्षा, स्वयं फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मूक्स दोनों के लिए। ब्लेंडेड लर्निंग का यूज़ होना चाहिए, मतलब जो हम कैसे टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,
जो है वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा डिजिटल होना चाहिए। एक रियल एग्जांपल है उत्तराखंड वर्चुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट, ठीक है। उत्तराखंड में ये एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसने प्रोवाइड किए जो कि प्रोवाइड कर चुका है वर्चुअल क्लासेस लाइक उसमें टू 840 गवर्नमेंट स्कूल्स को। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब वोकेशनल एजुकेशन की मेन बात क्या की गई है कि फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड जो है वो वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवानी है, ग्रेड 6 ऑनवर्ड, जिसमें कोर्सेज आते हैं कोडिंग, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बोल रही हूँ, ठीक है, कोडिंग एंड ऑल दैट थिंग्स वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। हायर एजुकेशन में आपको ये बात याद रखनी, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज जस्ट आपको याद रखना है कि वोकेशनल एजुकेशन के बारे में क्या बोला गया कि 6 ऑनवर्ड्स जो है वोकेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमारी ग्रोस एनरोलमेंट जो है स्कूल एजुकेशन की वो 100% होनी चाहिए 2030 तक, बट हायर एजुकेशन की क्या है 50% होनी चाहिए बाय 2035 तक, ये याद रखना। स्कूल एजुकेशन की 100% बाय 2030, इसके 50%, ठीक है। क्या चेंजेस आए हायर एजुकेशन में, क्या चेंजेस करने के लिए बोला? सबसे पहला चेंज करने के बोला कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आनी चाहिए बाय 2040, वो मल्टी डिसिप्लिनरी में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि लॉ का कॉलेज अलग हो, इंजीनियरिंग का कॉलेज अलग हो, सब एक ही कॉलेज में, राइट, सब स्ट्रीम्स मिले। सो ये कब तक होना चाहिए कि टारगेट क्या था लाइक बाय 240 तक, और 3000 स्टूडेंट जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, वोकेशनल, मतलब कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चा कोई भी चूज़ कर सकता है, इंटीग्रेट कर दो उनको, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिग्रीज, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। अगर आप 1 साल बाद एग्जिट करते हो अपनी डिग्री में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल बाद करते हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल कंप्लीट करेंगे तो बैचलर डिग्रीज मिल जाएंगी, 4 इयर्स कंप्लीट करेंगे तो बैचलर ऑफ रिसर्च मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, अब भी ऐसा नहीं है, अभी इम्प्लीमेंट होना है, राइट। पहले क्या था, मतलब कि आपको क्या हमारा सिस्टम चल रहा है अभी तक कि आपको 3 साल कंप्लीट करने के बाद ही डिग्री मिलेगी। नो, अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हो यू विल गेट योर सर्टिफिकेट। तो ये अभी इम्प्लीमेंट होना है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, ऑफ कोर्स अभी तक टारगेट रखा गया है, दे आर डूइंग। सो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में हमारी है फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च पे भी फोकस किया गया है, ठीक है, और इंटरनलाइजेशन कर दिया गया है सिस्टम को कि बच्चे जो है वो ग्लोबल पार्टिसिपेशन कर सकें, मतलब कि हमारे जो बच्चे हैं, इंडिया के बच्चे हैं, वो बाहर जाकर भी मतलब कि पढ़ा पाएँ, ठीक है। और जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो हम ओपन कर पाएँ, मतलब कि अलाउ कर दें बाहर के जो है ना हैं फॉरेन कंट्रीज़, वो अलाउ करेगी हम फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो इंडिया में भी इस्टेब्लिश करें, ठीक है। फिर उसके बाद में टीचर डेवलपमेंट NCFT करिकुलम बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि टीचर एजुकेशन को एक नया करिकुलम बनाया जाएगा। और ये पॉइंट आपको याद रखना, दिस इज़ मेन, क्योंकि आप टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हो कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड BEd कर दी जाएगी। ये हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी बाय 2030 तक, ठीक है। सो हायर एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन का क्या है कि हायर मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन पे भी फोकस किया गया है। क्रेडिट बेस्ड लर्निंग होगी, ठीक है। क्रेडिट बेस्ड लर्निंग जैसे कि आपको कितने आवर्स आपने स्टडी किए, जैसे 12 से 13 घंटे स्टडी किए तो आपको 1 क्रेडिट, ठीक है। फिर मतलब कि फिर इसके बाद 1 सेमेस्टर के बाद फिर आपने 2 सेमेस्टर के बाद उस कोर्स के बारे में 1 सेमेस्टर में आपने इतना बड़ा आपको 1 क्रेडिट मिल गया, इतने घंटे आपने उस कोर्स को वेकेशनल कोर्स को लगाए, साथ में ही डिग्री के साथ आपने कोई वोकेशनल कोर्स भी लिया, ठीक है। आपने उस वोकेशनल कोर्स में 13 से 14 घंटे लगाए, आपको 1 क्रेडिट मिला। दूसरे सेमेस्टर में फिर 2 क्रेडिट मिले। फिर आपकी जैसे 12 क्रेडिट इक्वल टू आपका सर्टिफिकेट मिलना है, इतने क्रेडिट आपके कंप्लीट होंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, वो क्रेडिट आपके कहाँ पे जाते हैं, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। ये एक डिजिटल स्टोर्स है जो कि मैनेज करके रखता है ऑल द क्रेडिट्स ऑफ स्टूडेंट्स अर्न ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। जो स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन में अर्न करते हैं, दैट इज़ ABC, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। NSDC भी याद रख लीजिए,
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एब्रीवेशन आपको याद रखनी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये डेवलप करती है वोकेशनल कोर्सेज को, स्टूडेंट्स को कनेक्ट करती है इंडस्ट्रियल जॉब्स के साथ। और NED, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये जो है इसमें आप ये हेल्प करता है कि मतलब कि स्टोर्स एंड वेरीफाइज क्रेडिट अर्न फॉर वोकेशनल कोर्सेज। सो ये एक और एब्रीवेशन आपको याद रखनी है, दैट इज़ फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, PSSB, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़। ये हमें देखता है कि जो हमारे जो कोर्सेज खुले हैं, ठीक है, वो क्वालिटी जो मतलब कि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो क्वालिटी को मतलब इसमें वो क्वालिटी को मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है, इसमें एडल्ट एजुकेशन को भी फोकस किया गया है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को फोकस किया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको स्कूल का स्ट्रक्चर जो है वो 5+3+3+4 को याद रखना है। टीचर पीपल की रेशियो क्या होगी वो याद रखो, एंड दैट इज़ 30:1 फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स एंड देन 1:30 फॉर प्राइमरी, 1:40, दैट इज़ अवर स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में असेसमेंट का परख का याद रखो, 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना होनी चाहिए। और जो हमारे फाउंडेशनल स्टेज में हैं बच्चे जो हैं, निपुण के इनिशिएटिव लिया गया था, निपुण में इनिशिएटिव लिया गया था, टीचर्स की डेवलपमेंट की गई। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होंगी। वोकेशनल एजुकेशन जो है वो grade 6 से शुरू होती है। बाकी जो क्वेश्चन आगे वो आपके दिमाग से ही लर्न होंगे। जो फैक्चुअल डाटा है दैट यू हैव टू बी रिमेंबर दैट 100% जो है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो होनी चाहिए बाय 2030 फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और आपको बताऊंगी अब जितनी भी अब आप इसको आपने पढ़ लिया, ठीक है। फिर आप ना एब्रीवेशंस देखिए रिलेटेड टू NEP कि कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, उसको देख के उसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। और उसका साथ में ना थोड़ा छोटा छोटा कि क्या क्या वर्क किया है उससे भी आपका ये अगर आपको सारा नहीं पढ़ना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि कैसे करना है, कि आप थोड़ी एब्रीवेशन लिख लीजिए। एब्रीवेशन के कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए थे, कौन कौन सी एजुकेशन के लिए, जैसे कि निपुण जो है वो ECCE के लिए है, निष्ठा जो है वो टीचर एजुकेशन के लिए है, हर एजुकेशन के लिए ABC फॉर क्रेडिट बेस्ड को देखता है। तो वैसे आप एब्रीवेशन लिखिए और उसके मतलब उसके क्या रूल हैं वैसे आप कर सकते हो। तो ये अगर आपको नोट्स चाहिए सो यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, पहले आप कमेंट कर दो, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आई विल प्रोवाइड दिस PDF टू यू। एंड ये जो है ये 20 रुपीज़ का होगा, ठीक है। 20 रुपीज़ के लिए इतनी मेहनत की है, सो आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं ले रही, जस्ट फॉर 20 रुपीज़ आप ये नोट्स जो है ये ले सकते हैं। थैंक यू।